ब्लड में आपको 55% प्लाज्मा देखने के लिए मिलता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसकी रेड कलर के पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसल बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के अंदर में मेजर रोल निभाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं विशाल अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सभी की सेहत बहुत अच्छी है और प्रिपरेशन चल रही है जबरदस्त। तो डियर स्टूडेंट, आज इस पॉडकास्ट सेशन में हम किस चैप्टर को कवर करेंगे? आज बारी है यहां पर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है ब्लड और हार्ट। डियर स्टूडेंट, ब्लड के अंदर में बहुत सारे ऐसे डेटा अवेलेबल हैं जिनसे रिलेटेड सवाल पीवाईक्यूज के अंदर में बार बार पूछे गए हैं नीट एग्जामिनेशन में। और जहां बात आती है हार्ट की, तो इसके रेगुलेशन से रिलेटेड, इसके पाथवे से रिलेटेड, इसके मैकेनिज्म ऑफ बीटिंग से रिलेटेड भी यहां पर मेजर सवाल पूछे जाते रहे हैं पीवाईक्यूज में। तो आज इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट सेशन में। इसकी वेटेज को लेकर हम बात करें तो नीट के हर एग्जामिनेशन में लगभग 2 क्वेश्चन तो आराम से पूछे ही जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज करने के लिए थ्रू दिस पॉडकास्ट सेशन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर बात आती है हमारी एनसीईआरटी में, तो बात हम करेंगे बॉडी फ्लूइड की। डियर स्टूडेंट, बॉडी फ्लूइड में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ब्लड के साथ साथ लिम्फ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी शामिल होता है। तो ऐसे में अगर पूछा जाए कि हमारा ब्लड आखिरकार कंप्लीट बॉडी फ्लूइड का कितना हिस्सा रखता है, तो हम यहां कह सकते हैं कि लगभग 30-35% आपको ब्लड कंपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर हम ब्लड के यहां पर मेजर फंक्शन पर भी गौर करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का भी आप कह लीजिए रिमूवल शामिल है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, गैसियस ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, ये सब हमारे ब्लड के थ्रू ही अचीव होते हैं। इसके अलावा लिम्फ को लेकर अगर हम बात करें तो यहां पर लिपिडस कंटेंट का ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ पर भी बेस्ड होता है। पर हमको यहां पर मेजरली बात करनी है हमारे ब्लड के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है कि ब्लड में कंपोजिशन के तौर पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। डियर स्टूडेंट, ब्लड में आपको 55% प्लाज्मा देखने के लिए मिलता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो इसमें आपको 90-92% वाटर देखने के लिए मिलेगा और 6-8% प्लाज्मा प्रोटीन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें शामिल हैं हमारे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। फिर इससे बियॉन्ड हमें कई मिनरल्स भी यहां देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सोडियम आयन शामिल है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन। अगर हम यहां पर न्यूट्रिएंट की भी बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड्स भी आपको प्लाज्मा में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट हम प्लाज्मा में से जो भी क्लॉटिंग कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में हमने बात करी है जस्ट अभी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो ऑब्वियस तौर पर इसके अंदर कोई भी सेल भी नहीं है, तो जो कंपोनेंट इसका बच जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। तो साधारण भाषा के अंदर में हम सीरम को डिफाइन कर सकते हैं प्लाज्मा माइनस में क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये आपके प्रीवियस ईयर के अंदर में भी पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है इस बात का। फर्दर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यहां पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट कई तरह की सेल्स शामिल हैं और कुछ सेल फ्रेगमेंट्स भी शामिल हैं। तो इसलिए हम यहां पर वन बाय वन इन सभी को कवर करते जाएंगे, जिसमें सबसे पहले बात आएगी इरिथ्रोसाइट की, फिर ल्यूकोसाइट की और फिर थ्रोम्बोसाइट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इरिथ्रोसाइट्स की। डियर स्टूडेंट, इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसकी रेड कलर के पीछे रीजन है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। डियर स्टूडेंट, अगर हम इनके नंबर्स को लेकर बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन के ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी देखने के लिए मिलती हैं पर मिलीमीटर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं ये आरबीसी मोस्ट अबंडेंट सेल है इन ब्लड। फर्दर इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम जानने की कोशिश करें तो यहां बात आ जाती है इसकी शेप की। ये दरअसल डिस्क शेप की होती है, क्योंकि सर्कुलर होने के साथ साथ ये बाइकनकेव भी होती है, जिसके कारण से गैसियस एक्सचेंजमेंट के लिए सरफेस एरिया आरबीसी के अंदर इंक्रीज हो जाए। फिर इसके अंदर कोई भी आपको सेल ऑर्गेनल देखने के लिए नहीं मिलती, ताकि हीमोग्लोबिन मेजर कंटेंट इसके अंदर में प्रेजेंट रह सके। तो ऐसे में अगर सवाल हमारे सामने आता है कि अगर इसके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है,
तो आखिरकार इसके अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरीके से परफॉर्म हो पाता है? डियर स्टूडेंट, पहली चीज तो यही समझ लें कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म काफी कम होता है, पर जितनी भी एटीपी की इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से ही फुलफिल हो जाती है। फर्दर आगे बात करते हैं तो ये आरबीसी की फॉर्मेशन कहां पर होती है, इसको लेकर बात आती है। दरअसल इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, जो कि एडल्ट में होती है इन बोन मैरो, लेकिन फीटस के अंदर में होती है ये थाइमस ग्लैंड एंड स्प्लीन। और अगर हम यहां पर और भी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलती है ये यॉर्क सैक में। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर कई मेजर प्रोटीन्स शामिल हैं, आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है यहां पर, इसके अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे ध्यान में रखेंगे हम, आरबीसी से रिलेटेड सवाल यहां पर इस रीजन से पूछे जा सकते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारे WBC की, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ये व्हाइट ब्लड कार्पसल बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के अंदर में मेजर रोल निभाते हैं। इसके अंदर भी आपको वेरियस तरह की सेल देखने के लिए मिलती है, पर मेजर तौर पर हम दो कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी है ए ग्रेनुलोसाइट। डियर स्टूडेंट, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलेटेड होता है और इसके अंदर मेजर हमारे तीन तरह की सेल्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वहीं जब बात आती है ए ग्रेनुलोसाइट्स की तो यहां पर आ जाती है हमारी मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। डियर स्टूडेंट, इनके कंपोजिशन को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है, जहां पर आप ये क्लियर तौर पर समझ लीजिए कि हमारी न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा पाई जाने वाली WBC है, जहां पर 60 to 65% आपको न्यूट्रोफिल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर इसके बाद बात आती है लिम्फोसाइट की, जो कि लगभग 20 to 25% देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात आ जाती है हमारी यहां पर मोनोसाइट की, जो कि है 6 to 8%। फिर बारी आती है इसिनोफिल्स की 2 to 3% और सबसे कम आपको देखने के मिलते हैं बेसोफिल, लगभग 0.5 से 1% के आसपास में। तो डियर स्टूडेंट, इनमें अगर हम स्ट्रक्चर वाइज भी ऑब्जर्व करते हैं तो आपको काफी सारी और कैरेक्टरिस्टिक भी देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट के ही सेल्स की, तो आपको यहां पर मोनोसाइट साइज के अंदर में काफी बड़ी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट में भी आपको टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर हमारे ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो इनके न्यूक्लियस को लेकर भी कई सारे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे इसिनोफिल बाइलोब्ड होती है, फिर हमारी बेसोफिल 3 लोब वाली होती हैं और ऐसे ही हमारी न्यूट्रोफिल मल्टी लोब्ड होती हैं। इनकी मल्टी लोब्ड होने के कारण से ही न्यूट्रोफिल्स को हम यहां पर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स कह सकते हैं, यानी PMNL। तो डियर स्टूडेंट, इन चीजों को बारीकी से समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट को डियर स्टूडेंट ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं। ये दरअसल मेगाकैरियोसाइट के फ्रेगमेंटेशन से फॉर्म होती हैं। इन थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर में थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा होता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डियर स्टूडेंट, इनकी संख्या को लेकर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के अंदर में ब्लड प्लेटलेट का अमाउंट। अगर ये संख्या कम हो जाती है तो ऑब्वियस तौर पर ब्लड क्लॉटिंग के अंदर में यहां पर हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। वहीं इनके लाइफ स्पैन को लेकर हम बात करें तो ये लगभग 1 वीक के आसपास में सर्वाइव करती हैं। यहां मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं WBC के लाइफ स्पैन के बारे में भी, जो कि काफी वेरिएबल होती है। कई सारी WBC कुछ आवर्स तक ही जिंदा रहती हैं और कई सारी ऐसी हैं जिनका ईयर तक आपको लाइफ स्पैन देखने के लिए मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ब्लड कंपोजिशन को अच्छे तरीके से समझने के बाद अब हम तैयार हैं ब्लड ग्रुप्स को डिस्कस करने के लिए। डियर स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप्स की जब बात आती है तो हम यहां पर एंटीजेंस जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं उनको ही की पॉइंट समझते हैं और उसी आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है तो हम ब्लड ग्रुप ए कहते हैं। अगर आरबीसी पर एंटीजन बी प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। अगर ये दोनों ही आरबीसी पर प्रेजेंट हो तो ब्लड ग्रुप ए भी कहा जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही एब्सेंट हो आरबीसी पर से तो ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। ये ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर द्वारा दिए गए थे और इसी के अंतर्गत हम एक और अप्रोच को समझने की कोशिश करें तो एंटीबॉडीज को भी यहां पर समझना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट,
एंटीबॉडीज का अप्रोच बेहद सिंपल है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब हम यहां पर हमारी एक नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग को लेकर बात करते हैं तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश आराम से कर पाती हैं। जैसे अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, लेकिन एंटीजन बी को वो अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं मानता, तो ऐसे में एंटीजन बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी उस पर्सन में जिसका ब्लड ग्रुप ए है। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही हम ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करें तो उनके आरबीसी पर बी एंटीजन मौजूद होता है, लेकिन वो ए एंटीजन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज वो बनाते हैं। लेकिन अगर बात आती है ब्लड ग्रुप ए बी की, तो उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है। ऐसे में वो ना तो ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रखता है, ना ही बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज रखता है। ऐसे ही जब ब्लड ग्रुप ओ की बात आती है तो वो ए और बी दोनों ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो यहां मैं दोबारा से अगर रिपीट कर दूं तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर में बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलेंगी, ब्लड ग्रुप बी में ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी देखने के लिए मिलेगी, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी, और ब्लड ग्रुप ओ जिस पर्सन का है उसके अंदर आपको ए और बी दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलेंगी। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है वो यहां पर यूनिवर्सल डोनर के तरीके से काम कर सकता है, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी जिसका है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर के रूप में काम कर सकता है। जब बात आती है ब्लड ग्रुप ए और बी की, तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं, साथ ही साथ ओ से भी ब्लड ले सकते हैं। लेकिन जब देने की बारी आती है तो ये अपने रेस्पेक्टिव ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं या फिर ए बी को दे सकते हैं। तो आई होप सब कोई अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक और भी एस्पेक्ट रहता है डियर स्टूडेंट यहां पर ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में, जो कि होता है आरएच फैक्टर। डियर स्टूडेंट, आरएच एंटीजन भी आरबीसी पर ही प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो हम एक पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का कहेंगे, लेकिन अगर ये एब्सेंट होते हैं तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन भी मौजूद है, बी एंटीजन भी मौजूद है और साथ में आरएच एंटीजन भी मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन की जनसंख्या को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको 90-95% जो यहां पर पर्सन है वो आरएच पॉजिटिव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहां पर एक बारीकी पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हमारी एनसीईआरटी डिटेल के अंदर में हमें समझाने की कोशिश करती है, जो कि है अगर एक पर्सन जो कि मेल है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और उसकी मैरिज हो जाती है एक फीमेल से जो कि आरएच नेगेटिव है, तो इनके जो प्रोजेनी आएगी यानी जो इनका बेबी होगा, अगर वो यहां पर आरएच पॉजिटिव का ही होता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में यहां पर प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि जो आरएच पॉजिटिव एंटीजन वाला बेबी है मदर के ब्लड के अनुसार वो वहां पर इनकम्पैटिबल रहता है। कैसे? डियर स्टूडेंट, इसे बारीकी से समझने की कोशिश करिए। दरअसल मदर के अंदर जो ब्लड है आरएच नेगेटिव, उसका इम्यून सिस्टम भी आरएच नेगेटिव को ही अपना मानता है, लेकिन चूंकि मदर की बॉडी में ही जो फीटस पल रहा है वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, ऐसे में जो हमारे आईजीजी जो एंटीबॉडीज होती हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर पहुंचकर वहां पर उसकी आरबीसी को टारगेट कर सकती हैं और ऐसे में डिजीज कॉज हो सकती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर इस चीज के ऊपर हमारी एनसीईआरटी खास तवज्जो देती है और आपको भी इस रीजन के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं एक अगले एस्पेक्ट के बारे में, जो है ब्लड कोएगुलेशन, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जब कभी हम किसी चीज से हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकली हर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी से ब्लड बहने लग जाता है। अगर इस चीज की रोकथाम ना की जाए तो ब्लड तो शरीर से सारा बाहर निकल जाएगा और ऐसे में पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इसी चीज को करेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर ये क्लॉटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर मेजर रोल हमारे जिस फॉर्म्ड एलिमेंट की आती है वो होते हैं प्लेटलेट। अगर हम इसकी प्रोसेस को बारीकी से समझें तो डियर स्टूडेंट, जब कभी एक हमारा बॉडी पार्ट इंजर्ड होता है
तो ये इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं इनका भी एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है उस रीजन पर जहां पर इंजरी हुई है। ये साथ में मिलकर और कई सारे फैक्टर को इन्वॉल्व करते हुए प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। फिर यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, जो कि इनएक्टिव हमारा प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, उसको फाइब्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं और यही फाइब्रीन ब्लड क्लॉटिंग करता है ताकि ब्लड शरीर से ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर में बाहर ना जाने पाए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है ड्यूरिंग इंजरी। इस चीज को समझने के बाद डियर स्टूडेंट, अब हम यहां पर ब्लड को समझ चुके हैं और अगले फ्लूइड जो लिम्फ है उसके बारे में भी हम बेसिक बात कर लेते हैं, जैसे हमारी एनसीईआरटी करती है। डियर स्टूडेंट, लिम्फ भी अपने आप में एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू ही है जो कि येलोइश कलर का होता है। इसके अगर हम फॉर्मेशन को लेकर बात करते हैं तो ये भी आप कह सकते हैं हमारे ब्लड से ही आप कह लीजिए फिल्टर आउट होकर बना होता है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे लिम्फ के अंदर में आपको आरबीसी देखने के लिए नहीं मिलती हैं, लेकिन यहां पर आपको लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। यहां पर हम बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की मेजर तौर पर बात करते हैं। तो ऐसे में हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें कि लिम्फ एक्चुअली में है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड में से जब आरबीसी रिमूव कर दी जाए और बल्कि मेजर तौर पर यहां पर थ्रोम्बोसाइट्स भी आप कह लीजिए रिमूव कर दिए जाएं, तो जो हिस्सा हमारा ब्लड का बच जाता है वो ही लिम्फ फॉर्म करता है। इसके अंदर हमारे आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह शामिल हैं ही, इसके अलावा कई सारे आपके लिपिडस कंटेंट है और इसके अलावा आपके न्यूट्रिएंट कंटेंट भी पाया जाता है लिम्फ के अंदर में। तो डियर स्टूडेंट, फर्दर इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बात पर हम ध्यान दें तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट काफी ज्यादा है, तो इसका जो मेजर रोल हमको देखने के लिए मिल जाता है बॉडी की इम्यूनिटी में भी देखने को मिलता है। और खासकर ये जिन वेसल्स के अंदर में फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल जिनको हम कहते हैं, ये यहां पर बॉडी के अंदर में वेरियस स्तर पर पहुंचकर अलग अलग जगहों पर सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स बना रहे होते हैं और ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो पेयर पैचेस एग्जाम्पल आ जाता है, फिर टॉन्सिल्स आ जाते हैं। ये सब हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स हैं, ये यहाँ पर वो जगह है जहां पर डायरेक्ट एंटीजेंस के साथ में इंटरेक्शन रहता है हमारे इन स्पेसिफिक डब्ल्यूबीसी का, और ये बॉडी को वहां पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस पे हम लिम्फ को समझ चुके हैं। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है लिपिड्स कंटेंट के ट्रांसपोर्ट को लेकर। अब डियर स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात पहले आती है, जहां पर ना केवल ह्यूमन बल्कि अदर ऑर्गेनिज्म में भी किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको लेकर एक ब्रीफ तरीके से हमारी एनसीईआरटी डिस्कस करती है। तो बात यहां पर आती है कि हमको सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के देखने के लिए मिल जाते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी फ्लूइड कंटेंट होता है ये एक एम्प्टी स्पेस के अंदर में बह रहा होता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाने वाला सिस्टम है, जहां पर हीमोसिल कैविटी के अंदर में उसका बॉडी फ्लूइड रहता है, ये एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूमन के अंदर जो हमारा ये ब्लड है, चाहे हम लिम्फ की भी बात कर लेते हैं, तो ये एक्चुअली बॉडी के अंदर में वेसल्स के अंदर में फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, और इसके अलावा हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट भी है। तो ऐसे में एक आप कह लीजिए कि वेसल्स के अंदर में फ्लो होने वाला जो सिस्टम आता है उसको हम यहां पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हुए हम अब बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह के हर्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं फिशेस की, तो यहां पर आपको 2 चैम्बर्ड हर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। डियर स्टूडेंट, फिश के अंदर जो ब्लड हर्ट तक पहुंचता है वो दरअसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑरिकल से एंटर करता है और वेंट्रिकल से दोबारा पंप आउट हो जाता है। तो ऐसे में एक सिंगल सर्कुलेशन ही हमें देखने के लिए मिलता है इन फिश हर्ट। फर्दर आगे बढ़ें और बात करें यहां पर हमारे एम्फीबियंस के बारे में, तो यहां पर आपको 3 चैम्बर्ड हर्ट देखने के लिए मिलता है। 3 चैम्बर्ड हर्ट में यहां पर 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल होता है। यहां पर डबल सर्कुलेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि
राइट एट्रियम से जब ब्लड एंटर कर रहा होता है और फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर पंप आउट होता है, फिर दोबारा से हार्ट के अंदर में लेफ्ट ऑरिकल से आता है और फिर दोबारा वेंट्रिकल से होते हुए बॉडी के अंदर में आगे बढ़ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हमें एम्फीबियन में देखने के लिए मिलता है। फिर हम रेप्टाइल्स की भी बात करें तो यहां भी आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिल जाता है और वैसा ही डबल सर्कुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है जैसा कि आपने एम्फीबियन के अंदर ऑब्जर्व किया है। लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पर क्रोकोडाइल यहां पर 4 चैम्बर्ड हार्ट भी रखता है, जहां पर 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्दर आगे एव्स और मैमल्स के बारे में भी हम बात करते हैं तो वहां भी आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट ही देखने के लिए मिलता है, जहां अगेन 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं और डबल सर्कुलेशन भी देखने के लिए मिलता है। अब डियर स्टूडेंट, इन चीजों को डिटेल में समझने के बाद हम तैयार हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी शामिल होती हैं, पर मेजर तौर पर हमको यहां पर ध्यान रखना है ह्यूमन हार्ट का। डियर स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट की पोजीशनिंग को लेकर जब बात आती है तो ये हमारे दोनों लंग्स के बीच जो जगह होती है मीडियस्टिनम, वहां देखने के लिए मिलता है, जो कि अगर हम लंग्स वाइज भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे लेफ्ट लंग के अंदर जो कार्डियक नॉच होती है उसके अंदर हम हार्ट को देख पाते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे हार्ट मायोजेनिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर में कार्डियक मसल देखने के लिए मिलती है और उनके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी आती है वो स्पेसिफिक नोडल टिश्यूज के कारण से आती है। उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं, पर पहले हम यहां पर हार्ट के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर्स और इसके स्ट्रक्चर को लेकर बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम यहां ऑब्जर्व करें तो 2 ऑरिकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये साइज के अंदर में छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हार्ट के आप कह लीजिए कि सुपीरियर रीजन के अंदर में लाई करते हैं। इसके बाद यही दोनों जो ऑरिकल्स हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से डिवाइडेड रहते हैं फ्रॉम वेंट्रिकल्स, क्योंकि यहां पर आप ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में जो ये सेप्टम देख रहे हैं इसमें भी कुछ वॉल्व्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि जोड़ रही हैं हमारी ऑरिकल और वेंट्रिकल को। दरअसल एट्रिया को ही ऑरिकल नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हम यहां पर दोनों ऑरिकल के बीच और दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम देखते हैं। तो ऐसे में हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमारे जो राइट एट्रियम है इससे हमारी राइट वेंट्रिकल जुड़ी रही है और हमारे लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, जब यहां पर हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड है वो हार्ट तक जब पहुंचता है तो दरअसल राइट वर्ड साइड से इसकी एंट्री होती है। जब हम यहां पर इसके सर्कुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में पहुंचता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो कि राइटवर्ड साइड के अंदर होती है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कस्प होती हैं, उसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक ताकि इनका ऑक्सीजनेशन हो सके। हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी भी गार्डेड रहती हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व से। जब ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होकर आता है फ्रॉम लंग्स तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल तक, जहां से ये मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये पुश आउट होता है ऑर्टा के अंदर जो कि मेन आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की, और ये ऑर्टा भी गार्डेड रहती है बाय सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ह्यूमन के अंदर में भी डबल सर्कुलेशन परफॉर्म होता है। तो डियर स्टूडेंट, जिस ब्लड का सर्कुलेशन अभी हमने हार्ट के अंदर ऑब्जर्व किया है ये वॉल्व्स के थ्रू गवर्न रहती हैं, वॉल्व्स के थ्रू गार्डेड रहती हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में हमने बात करी जो कि राइट वर्ड साइड में ट्राइकस्पिड हैं और लेफ्ट वर्ड साइड के अंदर में बाइकस्पिड होती हैं, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती हैं। डियर स्टूडेंट, ये दरअसल कॉर्डेट टेंडने के थ्रू पेपिलरी मसल से कॉन्टेक्टेड रहती हैं जो कि वेंट्रिकल में पाई जाती हैं, और जब ये ओपन होती हैं तभी ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में आ पाता है। ऑरिकल से ब्लड को वेंट्रिकल में पहुंचाने के लिए ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है और ऐसे ही वेंट्रिकल से रेस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के अंदर ब्लड पहुंचाने के लिए वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड कहीं दोबारा ऑरिकल में ना पहुंच जाए
इसके लिए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जिस वक्त यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है वेंट्रिकल्स में, उस वक्त सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाती हैं ताकि ब्लड आगे रेस्पेक्टिव पल्मोनरी आर्टरीज में जा सके और ऑर्टा में जा सके। तो डियर स्टूडेंट, इसे समझने के बाद हम यहां पर आगे बढ़ें तो बात आती है यहां पर कि आखिरकार हार्ट के अंदर जो ये बीटिंग का जो रिदम है ये आखिरकार कैसे मेंटेन होता है। जैसे हमने डियर स्टूडेंट शुरुआत में भी बात करी थी नोडल टिश्यूज के बारे में। डियर स्टूडेंट, ये दरअसल वे मॉडिफाइड आप कह लीजिए मसल सेल्स होती हैं जिनके अंदर सेल्फ रिदमिसिटी होती है। ये दरअसल हमारे आप कह लीजिए हार्ट के अंदर में कुछ खास रीजन्स पर पाई जाती हैं और इनके अंदर में भी आपको मेजर 4 तरह की नोडल टिश्यू देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले बात आती है SA नोड की। ये दरअसल डियर स्टूडेंट पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सेल्फ रिदमिसिटी ही आप कह लीजिए हार्ट के अंदर मेजर अफेक्ट रखती है सिस्टोल और डायस्टोल की। डियर स्टूडेंट, सिस्टोल की जहां बात आती है उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे नोड की प्रेजेंस हमें राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर देखने के लिए मिलती है। जब ये SA नोड अपना इंपल्स जनरेट करते हैं तो इससे अफेक्ट होती हैं हमारी AV नोड जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कही जाती हैं। इन्हें हम पेस सेटर के नाम से भी जानते हैं। इनकी पोजीशनिंग पर बात की जाए तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो कि होती है राइट ऑरिकल के ही लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन के ऊपर में वहां देखने के लिए मिलती है। फर्दर डियर स्टूडेंट, इस AV नोड से अराइज होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिन्हें हम बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जानते हैं और यही बंडल ऑफ हिज फर्दर आगे पुरकिंजे फाइबर से होते हुए वेंट्रिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ताकि वेंट्रिकल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन का रिदमिसिटी पहुंचाई जा सके। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो नोडल टिश्यूज होते हैं ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम जिस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, चूंकि ये हार्ट के अंदर में एक रिदमिक पैटर्न के अंदर में चल रहा होता है, इस तरीके से हम हार्ट के अंदर में एक कार्डियक साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम इस कार्डियक साइकिल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी इस चैप्टर का। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक जो फेज आता है हार्ट के अंदर जॉइंट डायस्टोल के रूप में, उसके बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, जॉइंट डायस्टोल, अगर इस वर्ड को हम समझने की कोशिश करें तो दरअसल यहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के ही कंबाइंड रिलैक्सेशन की बात कही जा रही है। इस वक्त ना तो ऑरिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और ना ही वेंट्रिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। दरअसल इस दौरान जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हैं यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ये ओपन रहती हैं और ऐसे में ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल के अंदर में फिल हो रहा होता है जिसे हम पैसिव फिलिंग कहते हैं। क्योंकि इस दौरान कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा और ब्लड अपने आप ही बह रहा होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर में, इसलिए इसे पैसिव फिलिंग कहा जा रहा है। इस दौरान हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं तो लगभग 70% वेंट्रिकल इसी पैसिव फिलिंग से फिल हो जाता है। फर्दर डियर स्टूडेंट, अगला जो यहां पर फेज आता है यह होता है ऑरिकुलर सिस्टोल का, यानी कि इस फेज में ऑरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। डियर स्टूडेंट, जब ऑरिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑरिकल के अंदर जितना भी ब्लड बचा हुआ होता है उसको पुश कर दिया जाता है इन वेंट्रिकल, तो रिमेनिंग जो 30% ब्लड होता है यह भी ऑरिकल से पुश होकर आ जाता है वेंट्रिकल में। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें तो हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वाल्व्स ओपन रहती हैं, लेकिन अगला फेज जो है हमारा जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस दौरान अगर हम फोकस करें तो हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं। क्योंकि जब वेंट्रिकल हाई प्रेशर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई ब्लड यहां पर बैक फ्लो करते हुए ऑरिकल में ना पहुंच जाए, हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यही चीज गवर्न करते हैं। लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो सेमील्यूनर वाल्व यहां से ओपन हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट, सेमील्यूनर वाल्व के ओपन होने से ब्लड अब यहां पर पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के अंदर में पहुंच जाता है। आपको यहां पर अगेन ध्यान होगा कि पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और ऑर्टा अराइज होती है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। जहां पर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स में, वहीं ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर में।
डियर स्टूडेंट, जहां पर हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त में बताया कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं, तो इनके क्लोजर से ही पहला हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को समझते हुए वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात जो हमने यहां ऑब्जर्व करी है, इस पर आप यहां पर एक और एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए कि जितना अमाउंट ब्लड का वेंट्रिकल से पास ऑन हुआ होता है, इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, ये अमाउंट के तौर पर कहा जाता है, लगभग 70 ml के आसपास ये ब्लड होता है। और ऐसे में जब हमारा हार्ट लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स आप कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है या फिर आप कह लीजिए रिलैक्स कर रहा होता है, एक साइकिल चल रही होती है, कार्डियक साइकिल, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगभग 70 ml हर एक बीट में जब जा रहा होता है, तो लगभग आप कह लीजिए कि 5 लीटर से भी अधिक जो ब्लड है, ये हर मिनट हमारा हार्ट जो है इससे यहां पर पास ऑन हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जितना एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर में ब्लड अमाउंट होता है, लगभग 5 से 5.5 लीटर के आसपास का, 1 मिनट के अंदर हार्ट से होकर वो पूरा खून पास हो चुका होता है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हुए अगले फेज के ऊपर में हम बात कर लेते हैं, जो कि है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। जैसे हमने कहा डियर स्टूडेंट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होती हैं, ब्लड को पुश कर चुकी होती हैं, तो अब इनके रिलैक्स होने की बात आती है। तो डियर स्टूडेंट, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, उस वक्त जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं ये दोबारा से क्लोज होती हैं, क्योंकि ब्लड जितना भी था इनके अंदर में उसमें 70 ml जा चुका है। अब ये जब क्लोज होती हैं, तब यहां पर सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम डब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से वैल्व्स की क्लोजिंग से हर्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इससे फर्दर आगे बढ़ते हैं तो एक कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल का भी फेज आता है। क्योंकि वेंट्रिकल अब हमारे यहां पर कंप्लीट रिलैक्स हो चुके होते हैं, तो ऐसे में कोई भी प्रेशर अब वेंट्रिकल के अंदर में नहीं है, तो अब दोबारा से यहां पर जॉइंट डायस्टोल की तरफ में बात बढ़ने लग जा रही है, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को ओपनिंग करती है और फाइनली फिर ऑरिकल से दोबारा से ब्लड वेंट्रिकल में आने लग जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये हमारी कार्डियक साइकिल हर एक फेज वाइज यहां पर कंप्लीट होती है, और आपको बार बार जो 72 टाइम्स हमने कहा है पर मिनट के अंदर में जो हार्ट हमारा बीट कर रहा है, यही साइकिल हर एक बीट के अंदर में हमें देखने के लिए मिलती। इसी कार्डियक साइकिल को एनसीईआरटी हमारे ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करती है। दरअसल इस मेथड के थ्रू हार्ट बीट्स को ऑब्जर्व करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंतर्गत आता है। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में डियर स्टूडेंट, हर एक हार्ट बीट के दौरान यहां पर कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, जिनको ऑब्जर्व करते हुए हम यहां पर हार्ट की फंक्शनिंग को भी प्रॉपर तरीके से डायग्नोज कर पाते हैं, अगर उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। डियर स्टूडेंट, इसको भी आपके एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में समझाया गया है, तो इसे भी हम बारीकी से यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है यहां पर एक पी वेव की। साइज के अंदर में काफी छोटी सी यहां पर हमें आप कह लीजिए कि डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। ये पी वेव दरअसल ऑरिकुलर सिस्टोल के लिए जो स्टिमुलस मिला होता है ऐसे नोड के जरिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये पी वेव। फर्दर आगे बढ़ते हुए एक आप यहां पर लार्ज वेव ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज क्यूआरएस वेव। ये दरअसल वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होना होता है, उस वक्त के लिए स्टिमुलस जनरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यूआरएस इस वेव के थ्रू डिफाइन होता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल के अंदर में, तो इस दौरान यहां पर आप एक फेज देखते हैं क्यूआरएस के बाद में, एक यहां पर स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व हो रही है, जो कि वेंट्रिकल के ही सिस्टोल के दौरान होता है। अब यहां पर फर्दर अगली जो वेव ऑब्जर्व हो रही है, यहां पर टी वेव इसे कहा जाता है, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रेफर कर रही होती है। हमारी एनसीईआरटी ने इन तीनों जो वेव है, इनके इन स्पेसिफिक फंक्शन को समझा रखा है। अगर हमने इनको बारीकी से यहां पर समझ लिया है, तो मतलब हमने यहां पर इस पोर्शन से आने वाले हर सवाल को सॉल्व करने की तैयारी कर ली है। तो क्लियर है ये चीज। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, एक नॉर्मल हार्ट बीट जो है उसको रेफर कर रही होती है। अगर इनके अंदर जो कुछ भी फ्लक्चुएशन आया होता है, वो एबनॉर्मलिटी को दर्शा देता है। अब इससे आगे बढ़ते डियर स्टूडेंट, हमारी एनसीईआरटी बात करती है डबल सर्कुलेशन के ही बारे में। वैसे डबल सर्कुलेशन को हमने यहां पर पहले भी डिटेल में समझने की कोशिश करी है, पर कुछ और एस्पेक्ट जो इससे रिलेटेड हैं, उनको अपन यहां पर कवर कर लेते हैं।
डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग यहां पर बात करें कि हार्ट से अराइज होने वाली जो वेसल्स होती हैं इनको आर्टरीज कहा जाता है। तो ऐसे में जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये लंग्स तक ब्लड को लेकर जाती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, और पल्मोनरी वेन वापस लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू हार्ट। इस सर्कुलेशन को यहां कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जबकि जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है इससे अराइज होने वाली ऑर्टा बॉडी टिश्यूज तक लेकर जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जहां पर कैपिलरीज एक अलग तरह की वेसल्स यहां पर देखने के लिए मिलती हैं, जहां पर एक्सचेंजमेंट होती है गैसेस की भी, न्यूट्रिशन की भी एट टिश्यू लेवल, और फिर फर्दर वेन्स के थ्रू यहां पर एंट्री हो जाती है दोबारा से राइट एट्रियम के अंदर में। यहां मैं अगर ध्यान दिलाना चाहूं तो ये हमारी जो स्पेसिफिक वेन्स होती हैं इनको कहा जाता है वीना कावा। हमारी अपर बॉडी से जो आप कह लीजिए कि वीना कावा आ रही होती है उन्हें सुपीरियर वीना कावा कहा जाता है, और इंफीरियर यानी लोअर जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक लेकर आ रही होती हैं वेन्स, उन्हें यहां पर इंफीरियर वीना कावा कहा जाता है। ये दोनों ही वीना कावा ओपन हो रही होती हैं राइट एट्रियम में। तो डियर स्टूडेंट, इस सर्कुलेशन को कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब डबल सर्कुलेशन की बात आती है तो इसके दोनों कंपोनेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जहां पर डियर स्टूडेंट हमने यहां बात करी है ब्लड वेसल्स के बारे में, इसकी वॉल्स के ऊपर में भी सवाल यहां पर क्रिएट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आर्टरीज हो या वेन्स हो, इनके अंदर में आपको 3 लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। पहला आउटर मोस्ट जो लेयरिंग यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसे कहा जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर मिडल जो लेयर होती है इसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया, और तीसरी लेयर को कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना। आर्टरीज के अंदर में आप यहां ऑब्जर्व करें तो काफी थिक आपको लेयरिंग देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि आर्टरीज के अंदर काफी प्रेशर के थ्रू ब्लड पास हो रहा होता है। जबकि वेन्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो इनकी जो वॉल है इसकी थिकनेस काफी कम होती है, और आपको इन वेन्स के अंदर में वॉल्व्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बैकफ्लो को इनहिबिट करने का काम करते हैं। जबकि कैपिलरीज के ऊपर हम बात करते हैं तो ये वो जगह है जहां से एक्सचेंजमेंट हो रहा होता है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, तो ये थिन होती है काफी, बल्कि अगर हम कहें तो केवल और केवल यहां पर आपको एक ही लेयरिंग देखने के लिए मिलती है, दैट इज ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा। तो डियर स्टूडेंट, इसे समझने के बाद अब हम यहां पर आगे बढ़ चले हैं और हम आखिरी पोर्शंस की तरफ में बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के, जहां हम पहले बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता भी होगा कि हमारी जो हार्ट है ये हमारी विल के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। आपको चाहे इसकी जरूरत हो चाहे नहीं हो, ये वर्क करता रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट इनवॉलेंट्री होता है अपने एक्शन में, तो ये गवर्न होता है थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसे हमें पता है कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दोनों ही जो मैकेनिज्म्स होते हैं, दोनों ही जो पाथवेज होते हैं, ये हार्ट के अंदर में कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। जब हार्ट रेट बढ़नी होती है, यानी हार्ट बीट पर मिनट अगर बढ़ना होता है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है। जबकि आप कह लीजिए जब हार्ट रेट कम करने की बात आ रही होती है तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। ऑब्वियस तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही अराइज होने वाली ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को रेगुलेट कर रही होती है, हार्ट बीट्स को, जो कार्डियक साइकिल है उसको रेगुलेट कर रही होती हैं। अब डियर स्टूडेंट, इसके फाइनल पोर्शन के बारे में हम बात करते हैं जो कि है डिसऑर्डर्स। डियर स्टूडेंट, इसके डिसऑर्डर्स को लेकर कई बार स्टूडेंट में कंफ्यूजन रह जाती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसके सभी डिसऑर्डर को समझते चलिएगा। तो सबसे पहले बात आ जाती है यहां पर हाइपरटेंशन की। डियर स्टूडेंट, एक जनरल जो प्रेशर की हम बात करते हैं सिस्टोल की और डायस्टोल की, तो ये आ जाती है 120 mmHg फॉर सिस्टोल एंड 80 mmHg फॉर डायस्टोल। अगर किसी पर्सन के अंदर में ये प्रेशर जो सिस्टोल और डायस्टोल का है ये अगर बढ़ जाता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, या जिसे हाई बीपी के नाम से भी आप साधारण भाषा में कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हाई बीपी सर्टेन तरह के हार्मोन्स के कारण से भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक तौर पर जो हमारे रेनिन, जैसे आपने हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था रेनिन, जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन, ठीक है, कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये फाइनली वैसो कंस्ट्रिक्टर के रूप में काम करता है। तो उसके अफेक्ट से भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट हार्मोनल अफेक्ट के कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन कह रहे हैं। फर्दर
आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले डिसऑर्डर की, जो है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, दरअसल जब आर्टरीज की वॉल के ऊपर में जो कोलेस्ट्रॉल और ऐसे लिपिड्स कंटेंट होते हैं, इनका जमाव होने लग जाता है, जिसे हम एथेरोमा कहते हैं या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग कहते हैं। इसके कारण से आर्टरी का जो ल्यूमन का स्पेस होता है जिससे ब्लड होकर पास हो रहा होता है, ये घट जाता है। ऐसे में अगर ये ब्लड सप्लाई रिड्यूस जो हो रही है, अगर ये कोरोनरी आर्टरीज में होने लग जाए, तो इससे हार्ट को भी जो ब्लड मिलना है ये काफी कम हो जाता है, जिससे आप कह लीजिए हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल डियर स्टूडेंट, कोरोनरी आर्टरीज वे स्पेसिफिक आर्टरीज होती हैं जिनके थ्रू जो हमारी कार्डियक मसल होती हैं उन तक ब्लड की सप्लाई हो रही होती है और इन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंच रहा होता है। अगली तरह की डिजीज की बात आती है डियर स्टूडेंट, एंजिना, या जिसे एंजिना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस डिजीज के अंतर्गत क्या होता है कि जब कार्डियक मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही होती है, तब यहां पर आप कह लीजिए कि जो उनके अंदर एक्टिविटी है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो उतना इफेक्टिव एरोबिकली नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम यहां देखते हैं कि उन कार्डियक मसल के अंदर में पेन जनरेट होता है और ऐसे में हार्ट पेन के रूप में एंजिना पेक्टोरिस का सिम्टम हमें ऑब्जर्व होता है। तो अगर इससे रिलेटेड जो सवाल हमारे सामने क्रिएट होता है, तो दो एस्पेक्ट हमें यहां पर ध्यान रखनी है। पहली चीज कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी चीज कि हार्ट के अंदर में यहां पर पेन क्रिएट होता है, जो कि एक्चुअल में कार्डियक मसल्स के अंदर में हो रहा है। अगली जो डिसऑर्डर की बात आती है, ये होता है हार्ट फेल्योर। डियर स्टूडेंट, एक जनरल जो हार्ट होता है, जैसे हमने बात करी थी कि इसका कार्डियक आउटपुट जो कि 1 मिनट के अंदर में हर एक स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इसके हार्ट रेट के साथ में, तो हमें ऑब्जर्व हो जाता है टोटल कार्डियक आउटपुट, जो कि होता है लगभग 5 से 5.5 लीटर के आसपास में। अगर हमारा हार्ट इतने अमाउंट में ब्लड आप कह लीजिए कि पास ऑन नहीं कर पा रहा है 1 मिनट के अंदर में, तो वास्तव में इसकी क्षमता से ये फेल हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जा रहा होता है हार्ट फेल्योर। तो जहां कहीं भी बात आ जाए कि हार्ट जो पंप कर रहा होता है ब्लड को, उसका अमाउंट अगर रिड्यूस हो गया है, तो इसे हार्ट फेल्योर के रूप में दर्शाया जाएगा। वहीं अगली तरह की जो डिसीज होती है, जिसे हम कहें हार्ट अटैक, तो ये तब होती है जब हमारी कार्डियक मसल यहां पर जो कुछ अमाउंट के अंदर डैमेज हो जाएं। अगर वो डैमेज हो जाती हैं, तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से आप कह लीजिए कि जो ब्लड सप्लाई है वो ये नहीं कर पाएंगी, तो उसे यहां पर हार्ट अटैक के रूप में दर्शाया जाएगा। वहीं अगर कार्डियक अरेस्ट के रूप में बात आती है, तो ये तब होती है जब हार्ट कंप्लीटली बीट करना ही स्टॉप कर दे। तो डियर स्टूडेंट, इन सब के बीच में भी जो अंतर है, ये आपको बारीकी से ध्यान रखना है। इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं और आगे भी अराइज होने की पूरी संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमने हमारे इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट, और आई होप आप सभी ने ध्यानपूर्वक इसके हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन सभी के लिए फ्रूटफुल रहा हो। फर्दर मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।